हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। तो आज हम बात करने वाले राकेश झुनझुनवाला के बारे में। ठीक है, इन्हें कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग ज़रूर जानते हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनमें से ये एक और हैं। और पहली बात तो ये है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जो ब्रोकरेज है, जो भी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें भी ख़रीदना चाहिए। हमें फ़र्स्ट वो देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वो आगे हमें रिटर्न्स देगा कि नहीं, हमें वो देखना चाहिए। क्योंकि हर किसी की रिस्क कैपेबिलिटी अलग होती है। ठीक है, इनका रिस्क का अलग हिसाब होता है, हमारा अलग हिसाब होता है। इनके पास बहुत अरबों खरबों रुपीज़ हैं, अगर इनका डूब भी जाए तो कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता अगर एक स्टॉक नहीं चलता। बट हमने जो भी स्टॉक सेलेक्ट करना है, हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमने स्टॉक सिलेक्शन की है वो सबसे बढ़िया और सब के सब रिटर्न दे। हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं। ठीक है, जो मेन रिटेल इन्वेस्टर होता है वो ज़्यादातर यही कोशिश करता है कि जो हमने स्टॉक सिलेक्शन की है उसमें हमें सभी के सभी में रिटर्न मिल जाए। तो हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अगर आरके ने ख़रीद लिया ये शेयर तो हमें भी ख़रीदना चाहिए। फर्स्ट हमें अगर इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में ख़रीद रखा है, तो हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए। क्या पता हमें वो स्टॉक पसंद आ जाए तो हम वो भी ख़रीद सकते हैं, अगर इतने बड़े इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे हम चलते किस स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पर देखिए, राकेश झुनझुनवाला हैज़ एक्वायर्ड स्टेक इन कैनरा बैंक। ठीक है, उन्होंने कैनरा बैंक में एक्वायर्ड किया स्टेक। द पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सभी को पता है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज दैट झुनझुनवाला पॉपुलरली नो एज ए बिग बुल। उनको वैसे बिग बुल के नाम से जाना जाता है राकेश झुनझुनवाला को। ठीक है, इन्वेस्ट 1.59%, मतलब 1.59% दोस्तों बहुत होता है। जब 1% से ज़्यादा हो जाए ना, आपने 1% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका नाम भी आना स्टार्ट हो जाएगा। 1.59% इन्होंने स्टेक कैनरा बैंक में ख़रीद रखा है। ठीक है, अभी अभी ख़रीदा है ड्यूरिंग ए फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट 2021 से 22 तक। ठीक है, जो इनका क्वार्टर रिजल्ट आया है ना अभी इस टाइम पे, उस टाइम पे इन्होंने अपने स्टेक खरीद लिए हैं। तो कितने स्टेक खरीदे इन्होंने? 2 करोड़ 90 लाख रुपए तकरीबन इन्होंने स्टेक खरीद रखा है कैनरा बैंक का। तो अभी हम जो कैनरा बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो देख लेते हैं। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 153 रुपीज़ का चल रहा है। ठीक है, उन्होंने स्टेक्स कितने खरीदे हैं? 2 करोड़ 90 लाख रुपए तकरीबन। इतने 2 करोड़ 90 लाख तकरीबन इन्होंने शेयर खरीद के रखे हैं। तो इतने में से इतना इंटू कर लो, इतना करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, आप खुद ही आगे इंटू करके देख सकते हैं। इन्होंने तो अगर हम बैंक की बात करें तो इन्होंने जो आरजे हैं, इन्होंने करूर वैश्य बैंक और फेडरल बैंक में भी अपने स्टेक खरीद के रखे हुए हैं। इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि वो काफ़ी बुलिश है इन हेल्थ सेक्टर में, मेटल सेक्टर में, जो होटल वाले सेक्टर है उनमें, और साथ में बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी बुलिश रहेंगे वो। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। तो इनके पास जो बैंकिंग सेक्टर में भी है वो बुलिश रहेंगे। तो इन्होंने ये करोड़ा वैश्य बैंक एंड फेडरल बैंक, तो एक कैनरा बैंक, उनमें अभी ये इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये इस दोनों में तो ये इन्होंने पहले ही इन्वेस्ट करके रखा था, बट अब इन्होंने कैनरा बैंक में भी इन्वेस्ट कर लिया। अगर हम कैनरा बैंक का जो रिपोर्ट है वो देखें, उनकी जो इंडेक्स है, जो चार्ट देखें, तो ये देखो, ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा पड़ा है, पूरा बिल्कुल ही गिरा चुका है। ये देखो अब तक के ये 80% तकरीबन ये नीचे गिर चुका है। ठीक है, 80% पूरी तरह गिरा हुआ है। तो इसलिए गिरा होगा, इसके फंडामेंटली हमें चेक करने पड़ेंगे। इसके सेल्स ग्रोथ भी डाउन होंगे, इसलिए कोई तो वजह होगी ना, तभी ये गिरा है। ठीक है, तो अगर हम फंडामेंटल की ओर बढ़ें तो हम आ गए। ये देखो, कैनरा बैंक बैंकिंग सेक्टर है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, 27,402 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आपको बता दिया 151 है। हाई गया था 175, लो गया था 82। अगर पीई की बात करें, काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम वैल्यू में हमें मिल रहा है। ज़्यादातर ना वो आरजे को मैंने नोटिस किया, वो काफ़ी पीटे हुए स्टॉक खरीदते हैं, जो कि पीई उसका बहुत ज़्यादा कम होता है। और इन्होंने ये भी कहा था इंटरव्यू में कि वो पीटे हुए स्टॉक ही खरीदेंगे बैंक सेक्टर में। तो इनका पीई देख लीजिए 7.51 है, काफ़ी गिर चुका, अंडर वैल्यू मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू काफ़ी शानदार 344। डिविडेंड ये देता नहीं, क्योंकि लॉस में आपने देख ही लिया। आरओसी की बात करें तो आरओई की बात करें बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 का चल रहा है।
तो आगे हम देखें तो पीर कंपैरिजन में देख लो, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, काफ़ी तगड़े बैंक हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट हम देखें तो रेवेन्यू हम 2018 से देख रहे हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट 2018 से ये देखो 2018, ये देखो ये सितंबर 18, सितंबर दिसंबर मार्च के ये दो मिनट, ये 18 यहाँ पर आ गया। तो ये देखो तो 18 में ठीक ठाक था, क्वार्टरली में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम 2019 का देखें तो रेवेन्यू भी ठीक ठाक है, मतलब बैलेंस्ड है, 12-12 दिखा रहा है। अगर हम 2020 में चलें तो ये देखो 2020 में चलें, ये 2020 का क्वार्टर है रेवेन्यू, तो ये देखिए तो 12, 18, 17, 17 थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2021 की बात करें जून तक का 16 और 17 ठीक ठाक है, मतलब बैलेंस बना के रखा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक ठाक है। पहले स्टार्टिंग में 2018 में जब हम देख रहे हैं 11 हो गया और 2021 तक आते आते 17 हो गया रेवेन्यू। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए काफ़ी यहाँ पर -3210 यहाँ पर क्यों हुआ है, ये देख पा रहे हो आप। तो अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो भी रेवेन्यू बन रहा है ना ये अदर इनकम से आ रहा है। अदर इनकम इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, 972। ये क्वार्टरली में बता रहा हूँ, ईयरली हम बाद में देखेंगे, हम ये क्वार्टरली देख रहे हैं। 3 3 3 4 4 7 7 6, मतलब काफ़ी अच्छा इनका अदर इनकम आ रहा है। बट ये फाइनेंस का काम करता है, बैंक का हम देखेंगे प्रॉफिट तो नेगेटिव में है, ये देखो सारे के सारे नेगेटिव में है। तो ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है, अदर इनकम से आ रहे हैं इनका सोर्स जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, बट जो फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी नेगेटिव है। तो हमने ये देखनी है चीज़। तो ये देखो तो आप देख पा रहे हो रेवेन्यू हमारे यहाँ पर प्रॉफिट में भी -3263 था। नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये क्यों आया, क्योंकि फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान हुआ 6299 का, ठीक है। और हम अदर इनकम की बात करें, यहाँ पर भी थोड़ा नुकसान हुआ होगा, नहीं ठीक है, अदर इनकम से ही इनका सोर्स आ रहा है सारा, ठीक है। फाइनेंस में तो पूरा पीटा हुआ है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पूरा पीटा हुआ है यहाँ पर। तो फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छा इनका जो लॉस हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पर लॉस हो गया काफ़ी ज़्यादा। बाकी यहाँ पर नेट प्रॉफिट ठीक ठाक बढ़ रहा है, 470 550, तो 1947 काफ़ी बड़ा है इनका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम। इनका जो फाइनेंस का काम है वो काफ़ी लो है, आप देख पा रहे हो, ये देखो जो फाइनेंस का काम है नेगेटिव में ही है, सब परसेंट आपको ऊपर ये देखो फाइनेंसिंग मार्जिन ये नेगेटिव में ही जा रहा है। अदर इनकम का सोर्स है सारा, ये देखो ये सब अदर इनकम का सोर्स है। तो आप देख पा रहे हैं ये फाइनेंसिंग सेक्टर काफ़ी नेगेटिव में है। तो हम ईयर टू ईयर देखेंगे, ज़्यादा फोकस हमने ईयर टू ईयर करना होता है, और ये चीज़ आप ध्यान से देखना, ठीक है। हम 2010 से देख रहे हैं, रेवेन्यू देख रहे हो आप 18 23 30 34 39 43 44 41, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आपको नज़र आ रही है ना। यहाँ पर देख पा रहे हो आप रेवेन्यू, कोई दिक्कत की बात नज़र ही नहीं आ रही है यहाँ पर। 2021 तक तो 70,213 का काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आया इनका, लगातार प्रॉफिट ही नज़र आ रहा मुझे रेवेन्यू। मगर हम फाइनेंस की ओर बढ़ते हैं तो ये देखो ये नेगेटिव में, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हुआ था ठीक ठाक, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, अच्छा भी नहीं कह सकते। बाद में ये नेगेटिव 13,350 का नेगेटिव, 19,876 का नेगेटिव, 18,728 का नेगेटिव। फाइनेंस में बिल्कुल ही जीरो, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे गिरा हुआ अब पता चला हमें, ठीक है। तो हमने ये चीज़ काफ़ी ध्यान से नोटिस करनी होती है। तो आगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये देखो काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था, इतना बैलेंस्ड मतलब इतना बढ़िया भी नहीं कह सकते, तो बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। और यहाँ पर तो बिल्कुल ही पिट गया, ठीक है, नेगेटिव में 6,000, तो अब यहाँ पर 3,882, मतलब इतना ख़ास कुछ नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते। सिर्फ इसमें अदर इनकम से सोर्स आ रही है, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनका अदर इनकम से हो रही है। और इनका जो मेन है फाइनेंस वाला, उसमें बिल्कुल ही पीटा हुआ है, ये देख पा रहे हो आप, बिल्कुल ही पीटे हुए हैं, यहाँ पर नेगेटिव में है। तो ये आपको देखने वाली बात होती है। तो हम जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये देखो 69.33 इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 2020 में 78.55 था, बट एज ए सेवी जो रूल है 75 के तकरीबन होना चाहिए, इन्होंने अपने स्टेक्स थोड़े बेच दिए, अब इनके 69.33 है। एफआई की बात करें 3.92 इनकी है, डीआई की बात करें 12.35 है, और पब्लिक की बात करें 14.40 है।
ठीक है। अगर हम देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग प्लीज है कि नहीं, यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा, हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जाके देखेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों कोई प्लीज नहीं है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो प्रमोटर को ही होगा, क्योंकि 69.70% इन्होंने तकरीबन लेके बैठे हैं। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मैं खरीदूंगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदने वाला, क्योंकि फंडामेंटली मुझे बहुत ही पीटा हुआ लगता है। अगर मैं जाऊंगा तो HDFC मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, मैं HDFC में जाऊं, ठीक है, ICICI में जाऊं, उसके बाद SBI में जाऊं, कोटक महिंद्रा बैंक में जा सकता हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं HDFC को दूंगा, उसके बाद कोटक भी, ICICI भी, बहुत सारे स्टॉक है, मैं ऐसे बैंक में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो एज ए लास्ट डिसीजन तो आपको ही होगा, मैंने आपको फंडामेंटली बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करा दिया। इसलिए बोलता हूँ, अगर बड़े बड़े ब्रोकर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपना डिसीजन खुद लें, अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ही लें, ठीक है। किन्होंने बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया तो आपने नहीं करना होता। मुझे तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा पुअर लगा, मैं तो बिल्कुल नहीं ऐसे स्टॉक में जाने वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो स्टॉक्स इन जोन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, बेल आइकन जरूर दबा के रखना। थैंक यू सो मच।